अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज़ टॉपिक वुड बी अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो वाटर के ऊपर होगा कि हाउ द वाटर इज़ बीइंग गिवन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और किस तरीके से पाकिस्तान में वाटर को सस्टेन करने की ज़रूरत है, या फिर जो है वाटर की सस्टेनेबिलिटी को कौन कौन सी चीज़ें चैलेंज कर रही हैं। नंबर वन थिंग इज़ दैट हमारे पास जो सबसे बड़ा हमारा सिस्टम है वाटर का, दैट कम्स फ्रॉम वन रिवर एंड दैट रिवर इज़ कॉल्ड इंडस रिवर। हमारे पास जो रिवर इंडस है वो हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है एंड दैट इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। और ऐसा नहीं है कि हमने इस रिवर को बनाया हुआ है, दैट इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो तब की चली आ रही है, और उसके अंदर हमारे पास 5000 ईयर्स अगो लाइक वी हैड दिस रिवर एंड नाउ इट इज़ बीइंग रनिंग इनटू द कंट्री एंड गिविंग द वाटर सपोर्ट टू द होल कंट्री, दैट इज़ एन इरीगेशन पर्पस हो गया, या फिर हमारे पास रिजर्वेशन है उस पर्पस के लिए हो जाता है। अब सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअली हैं क्या। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें नेचर की तरफ से अवेलेबल हो। वो कुछ भी हो सकता है, उसमें वाटर भी हो सकता है, दैट कैन बी सॉइल, दैट कैन बी द फॉरेस्ट, दैट कैन बी द मिनरल्स एंड दैट कैन बी एनर्जी रिसोर्सेज। कुछ भी हो सकता है जो कि हमें नेचर में पहले से अवेलेबल है, हमने उसको ख़ुद बनाया नहीं है, ना ही उसके अंदर ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट हुई है। उसमें हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, वन इज़ कॉल्ड एज द रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या फिर रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कुदरत ख़ुद ब खुद बार बार सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कराती रहती है। सिस्टम क्या है? हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर हमारी अर्थ पे वाटर जो है वो रिसाइकल हो के आता रहता है, जिसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है कि कुछ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन हेयर, आई एम जस्ट टॉकिंग कि जैसे अब लीव्स जो हैं वो शेड हो रहे हैं। लीव्स की शेडिंग के साथ क्या हो रहा है? लीव की शेडिंग के साथ वो जो लीव्स हैं जब वो सॉइल पे गिरते हैं तो सॉइल के अंदर वो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाते हैं और उसके सारे जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उनकी ट्रांसफ़र के बाद अगेन वो जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नए प्लांट्स के बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, या नए प्लांट्स को नए न्यूट्रिएंट्स देते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ बीइंग डन। अगेन सनलाइट है तो सनलाइट भी हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो कि ख़त्म नहीं हो रहा और ना ही होता है, हमें हर टाइम अवेलेबल है। हवा है तो हर टाइम अवेलेबल है। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम इजीली अपनी नेचर से दोबारा से गेन कर सकते हैं, उनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि हमारे पास ख़त्म नहीं होते और नेचर उन्हें बहुत जल्दी रिप्लेस कर देती है, या नेचर उन्हें बहुत जल्दी रीस्टोर कर लेती है। वाटर हमारे पास एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, बट एक इनफाइनाइट टाइम तक। ऐसा नहीं है कि हम पानी हमारे पास अब मौजूद है तो हम इसको ज़ाया करते जाएं और उसको वेस्ट करते हुए हम ये सोचें कि नहीं ये दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें ये समझना है कि रीन्यूएबल रिसोर्स में तो है, इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसके तौर पे इसको रीन्यूएबल देखें, इस तौर पे ना देखें कि पानी हम जितना मर्ज़ी ज़ाया कर लें पानी फिर से वापस आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि फ़िक्स होते हैं सप्लाई के अंदर, जैसे हमारे पास कोल है, नेचुरल गैस है और मिनरल है। उसके बाद एक दफ़ा ये यूज़ हो चुके तो गॉन फॉर गुड, लाइक इट इज़ ह्यूमन। अच्छा, अब ये क्यों नॉन रीन्यूएबल है? बिकॉज़ इनके लिए जो टाइम चाहिए होता है ना इनके बनने के लिए, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स होता है, और वो टाइम हमारे ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत बड़ा है। वी डोंट नो कि आज के दौर में हम जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो कितने करोड़ों साल पहले बन चुका होगा। सो देयर इज़ अ होल प्रोसेस, लेयरिंग होती है, प्रेशराइजेशन होती है, and that moves on with the passage of time. So when these resources are indulged into the system, and once they are used, now they are gone, and when they would be formed again, हम नहीं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते कि उसको कितना टाइम लग सकता है। तो इसलिए इन रिसोर्सेज को हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। देन अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बेसिकली हमारा जो मेन कंसर्न है वो वाटर की स्टोरी को देखना है कि वाटर किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमें अवेलेबल है और कैसे इससे रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हमारे पास जो पहला प्रोसेस होता है, वाटर क्या हो रहा है जी, हीटिंग हो रही है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है और वाटर क्या जा रहा है सिस्टम में
जा रहा है, दैट इज़ गोइंग ऑन टू द क्लाउड्स, ज़मीन से इवेपोरेट होता हुआ क्लाउड्स में गया। और उसके बाद क्या होता है, इवेपोरेशन बेसिकली सिस्टम में क्या करती है, कूलिंग कर देती है। कोई भी चीज़ जब हीट हुई हुई होती है तो वाटर उसको कूल डाउन करता है और उसकी कूलिंग के साथ एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब वो जब वाटर इवेपोरेट किया तो वो कहाँ गया, वो क्लाउड्स में चला गया। अब क्लाउड्स क्योंकि बहुत ऊपर होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है। अब वो जो कोल्ड टेम्परेचर होता है इस वाटर को वो कंडेंस कर देता है, उसको गैशियस फॉर्म में वाटर वेपर की फॉर्म से कन्वर्ट कर देता है लिक्विड की फॉर्म में, तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है क्लाउड्स के अंदर। अच्छा, अब क्लाउड्स में जब लिक्विड की फॉर्म में आ गया तो अब उसकी प्रेसिपिटेशन हो रही है, वो ज़मीन पे वापस आएगा लिक्विड, क्योंकि वो हैवी हो गया। अब अच्छा, हैवी हो गया तो वो क्या करेगा, क्लाउड से नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन कर जाएगा और वो रेन की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में अगेन सिस्टम में शामिल हो गया है। उसके बाद जो रन ऑफ वाटर होता है, मतलब जैसे अब बारिश हो गई है तो उससे आने वाला जो पानी है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, उसके बाद वो या तो सीप डाउन कर जाएगा ज़मीन के अंदर, और अगर सीप डाउन नहीं कर रहा तो वो किसी रिवर या किसी ऐसी जगह पे जाके मिल जाएगा। अगेन यही साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। अब इसी साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। नाउ इट वुड बी अ लिटिल क्लियर टू यू कि कैसे पानी जो है वो पहले रिवर से एयर में जाता है, एयर में कंडेंस होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से गैस की फॉर्म में ऊपर गया था, यहाँ पे लिक्विड हो गया। लिक्विड क्योंकि हैवी होता है, क्लाउड्स जो हैं फिर उसको नीचे की तरफ भेज देते हैं और प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन जो है वो रेन की फॉर्म में हो सकती है, स्नो की फॉर्म में हो सकती है, और अगेन वहाँ पे कलेक्शन ऑफ दैट वाटर हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देन इंडस वाटर सिस्टम जो है बेसिकली हमारा मेन कंसर्न है। इंडस रिवर सिस्टम हमारे पास, इंडस रिवर सिस्टम जो है, जो रिवर इंडस है वो तिब्बत से फ़्लो होता हुआ पूरी की पूरी पाकिस्तान की लेंथ को किससे जाता है और अरेबियन सी में डंप हो जाता है। टू सम एस्टीमेट इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 2900 से लेके 3100 किलोमीटर्स तक होती है। सो दिस इज़ द होल लेंथ ऑफ द रिवर इंडस। अब इसकी 5 ट्राइब्यूटरीज़ होती हैं, मतलब कि 5 अलग अलग रिवर्स जो हैं वो इंडस को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से दिस इज़ रिवर इंडस, सो अब इसको जेहलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास जो है वो समवेयर इंडिया वाली जगह पे ही रहता है, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज़ द नेटवर्क जो कि इंडस रिवर के साथ बनता है, और ये लाइक कॉन्टेगियस इरिगेशन नेटवर्क है एंड इट इज़ वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क। देन इरिगेशन क्यों मैटर करती है, या फिर इंडस रिवर क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये तकरीबन 80% ऑफ पाकिस्तान फार्म लैंड को इरिगेट कर रहा होता है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करता है, और इसके ऊपर हमारे सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो हैं वो वर्क करते हैं, दैट इज़ इन तरबेला एंड मंगला। इसलिए इंडस रिवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंडस रिवर में हमारे पास जो पंजाब है, पंजाब का इलाका, उसके 5 रिवर्स हैं, इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है। देन इट इज़ इंडस, जेहलम, चिनाब, रावी, सतलुज एंड बियास। दिस इज़ द थिंग जो कि इंडस रिवर के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि इंडस रिवर सिस्टम आखिर है क्या। टोटली 5 रिवर्स का ये कनेक्टेड सिस्टम है जो पंजाब में है, और इट रन्स फ्रॉम इंडियन साइड टू द पंजाब। देन अब हमारे पास वाटर के हिडन रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, रिज़र्व क्या हो सकता है, रिसोर्स क्या हो सकता है। सबसे पहला जो वाटर का रिसोर्स होता है वो हमारे पास ग्राउंड वाटर होता है। ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर हमारे पास आता कहाँ से है, रेन वाटर से आता है, रिवर सीपेज से आता है, अंडरग्राउंड यहाँ पे अंडरग्राउंड रिवर्स लाइक अंडरग्राउंड सीप होके रिवर्स में शामिल हो जाता है। उसके बाद जो फार्मर्स हैं वो उसको ट्यूबवेल के थ्रू जब ट्यूबवेल के थ्रू जब वो पानी को गेन करते हैं सॉइल में से, देन इट गोज़ बैक अगेन
अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर इन दी इज़ आउट स्पेसिंग रिचार्ज इन पंजाब एंड बलूचिस्तान, सो द वाटर टेबल कीप्स फॉलिंग। अब ऐसा नहीं है कि ये सपोज़ हमारी अर्थ है और इसका वाटर टेबल इतना था, अब हम ट्यूबवेल लगा के पानी को क्या कर रहे हैं, इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पानी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हमारी क्रॉप्स में इस्तेमाल हो रहा है। हम ऐसा नहीं समझ सकते कि क्योंकि हम ज़मीन को ही पानी लगा रहे हैं तो वही ज़मीन में वापस शामिल हो जाएगा तो वाटर टेबल फॉल नहीं करेगा। वाटर टेबल फॉल करता जाता है। इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो रीज़न हम देख सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन में बहुत सारा पानी जो है वो निकल जाता है और वो वाटर के जो ज़मीन होती है उसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं जाता, और जब बारिश होती है तो बारिश के साथ जो पानी आता है तो वो सारा का सारा इस तरीके से वाटर टेबल के अंदर शामिल नहीं होता जैसे कि पहले एग्जिस्ट करता था। उसके बाद वाटर टेबल हमारे पास बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल करता जा रहा है। वाटर टेबल इज़ द अंडरग्राउंड डेप्थ ऑफ वाटर, कि जहाँ पे हमें पानी अवेलेबल होता है। जब डिगिंग करते हैं ज़मीन की, जिसको हम बोर करना कहते हैं, तो जब वो डिगिंग हो रही होती है तो कितना ज़मीन के नीचे जाएंगे और फिर पानी मिलेगा, दैट इज़ बेसिकली व्हाट द वाटर टेबल इज़। नेक्स्ट इज़ कि हम सारी की सारी चीज़ें लाइक वेयर इट गोज़, हाउ पाकिस्तान यूजेज़ इट्स वाटर, पाकिस्तान अपने सारा के सारा पानी कैसे इस्तेमाल करता है। अब जितना भी पानी पाकिस्तान के पास है वो सारा पानी कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसमें 95% जो वाटर है ना वो यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में। उस एग्रीकल्चर में हमारे पास वीट आ जाती है, राइस है, शुगर केन है, कॉटन है, और उसके बाद 3% वाटर जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, दैट इज़ टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर जनरेशन। अगेन डोमेस्टिक यूज़ में भी यूज़ हो रहा है, घरों के अंदर कुकिंग और क्लीनिंग वगैरह के पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो मेजर हमारा जो वाटर के सारा रिजर्व है वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा होता है। देन इरिगेशन सिस्टम जो है वो कैसे बिल्ड हुआ, अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का जो है वन ऑफ द बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। तो इसको बिल्ड कैसे किया गया, इट वाज बिल्ड इन द ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर इसको बनाया गया, और ब्रिटिश इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने कुछ पेरिनियल कैनाल्स बनाई अक्रॉस द पंजाब, और ये जो सारा एरिया था इसको बहुत ज़्यादा फर्टाइल जोन में कन्वर्ट कर दिया। दैट हैपेंड इन 1880s एंड 1900s। उसके बाद बैराजेस बनाए गए, अगेन वो भी ब्रिटिश के टाइम के अंदर हुआ है, और कुछ लाइक आफ्टर द पार्टीशन हुआ है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी हुई जिसके अंदर पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स दिए गए और इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स दिए गए। आगे चल के हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कौन से हैं। देन पाकिस्तान ने इसके ऊपर डैम्स को बिल्ड किया विद द हेल्प ऑफ लाइक वर्ल्ड बैंक, और ये हुआ इस 1968 और 1976 में। सो दिस इज़ हाउ द इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ बिल्ड, और इस सिस्टम के थ्रू हम अपने एग्रीकल्चर को फ्यूल करते हैं। देन इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में। इंडस वाटर ट्रीटी ये है कि जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक दूसरे के साथ सेपरेट हुए हैं, पार्टीशन हुई है, सो कुछ अब रिवर्स का जो फ्लो होता है वो हाई एल्टीट्यूड से लोअर एरियाज़ में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो तिब्बत से अगर इंडस रिवर जनरेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो इंडस रिवर फ्लो करता हुआ अरेबियन सी में सारा का सारा डंप हो जाएगा। अब ये जो अरेबियन सी है दैट वुड डेफिनेटली बी एट लोअर पॉइंट और इंडस रिवर हायर पॉइंट पे होगा। अब इसकी अगर हम डिवीज़न करें एज़ पर पाकिस्तान एंड इंडिया, सो व्हाट हैपन्स हेयर, पहले मैं एक कंपास ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ से आता हुआ इधर को इंडस रिवर आ रहा है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर भी कुछ इसका हिस्सा जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। सो इट मीन्स दैट हमारा जो ईस्टर्न नेबर है दैट इज़ इंडिया, और हमारे पास जो वेस्ट इंडिया के वेस्टर्न नेबर्स हम हैं दैट इज़ पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो आप कह लें कि उसके अंदर जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया था तो वर्ल्ड बैंक ने किया था, और उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट वाज अयूब खान, एंड एट दैट टाइम मिस्टर नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया, इस मसले को सॉल्व किया ऐसे कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, लाइक ऐसे रिवर्स जो ज़्यादा पाकिस्तान में फ़्लो करते हैं, जिनमें इंडस, झेलम और चिनाब आता है। वेस्टर्न मीन्स वी, वेस्टर्न से आप एक छोटी सी चीज़ को याद रख सकते हैं, इफ़ इट इज़ वी, सो हमारे पास वेस्टर्न मीन्स वी बिकॉज वी आर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया।
So we have 3 rivers, that is IJC, that is I, J and C, Indus, Jhelum and Chenab. So India has R, S, B, रावी, सतलुज एंड ब्यास, दीज 3 रिवर्स. ये निमोनिक्स आप अगर याद कर लेते हैं तो आई गेस दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि इंडस वाटर ट्रीटी में बेसिकली कौन से रिवर्स किसके पास गए थे और कितने गए थे. इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर्स, पाकिस्तान के पास वेस्टर्न रिवर्स. वेस्टर्न मीन्स वी एंड देन वी हैव ICJ, दैट इज़, या फिर IJC आप कर लें, ICJ कर लें, इंडस, चनाब और जेहलम. और इंडिया की अगर बात करते हैं तो उनके पास है RSB, रावी, सतलुज एंड ब्यास. अच्छा, अब इस डिस्क्रिमिनेशन का मकसद क्या था? इसका ये था, सॉरी, डिस्टिंक्शन का मकसद ये था कि ये जो सारे रिवर हैं, ICJ रिवर्स हैं, इसके ऊपर इंडिया किसी भी किस्म के वाटर रिजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकता. इसका इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है. ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है ये सारे रिवर्स को कट डाउन कर देगा. मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही देखते हैं ना कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी ब्रेक कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, बट इट इज़ नॉट दैट वे. यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के पास जो रिवर हैं ICJ, इनके ऊपर इंडिया अपने वाटर रिजर्वेशन के प्रोग्राम्स को नहीं लगा सकता, डैम्स नहीं बना सकता जिसके अंदर वाटर स्टोर हो सके, या फिर इनसे ओरिजिनेट होती केनाल्स जो हैं वो उस तरीके से नहीं बिल्ड कर सकता कि अल्टीमेटली उनके ऊपर डैम बना रहे. उसके बाद दूसरे जो ईस्टर्न रिवर्स थे उनका फुल कंट्रोल था इंडिया के ऊपर, उस पर वो डैम्स बनाए, उसके ऊपर वो स्टोर करे, वॉट एवर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द Indus Water Treaty. I hope you just have an overview of it and you would be able to discriminate between how the things are happening. Moving on to the next. अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया कि भाई हमने सोचा कि इतना सारा पानी है हमारे पास, अब हम इस पानी का करें क्या? हम इस पानी को करते हैं स्टोर. इसको कैसे स्टोर करेंगे? छोटे और बड़े डैम्स बना के. अच्छा जी, छोटे और बड़े डैम्स बना के हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं? स्मॉल डैम्स जो है ना, हम कुछ छोटे छोटे इलाकों में बनाएंगे जो लोकल होंगे और वहाँ पे पानी को स्टोर करेंगे. उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आसानी से बन जाएंगे और सस्ते होंगे. इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जिसकी वजह से हम इन डैम्स को यूज़ कर सकेंगे. और वाटर की जो स्टोर है वो लाइक लिमिटेड वाटर स्टोर होगा और मेनली जो है ये फार्मिंग और ड्रिंकिंग के लिए होगा. इसको हम बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के साथ जो है ना, पावर जनरेशन के साथ लिंक नहीं कर सकते. इट वुड बी बेसिकली फॉर द लोकल पीपल एंड इट वुड बी फास्टर टू बिल्ड एंड इट वुड बी चीपर टू यूज़. देन लार्जर डैम्स की ज़ाहिर है वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी है. अच्छा जी, अब उसके बाद जो तरबेला डैम है, दैट इज़ अर्थ्स वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स एवर बिल्ड, द स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मंगला डैम जो कि जेहलम में है, रिवर जेहलम के ऊपर बनाया गया है, और तरबेला डैम रिवर इंडस के ऊपर बनाया गया है. इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और मेजर स्टोरेज जो है ना इनके अंदर लाइक मेजरली इनको इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ही बिल्ड किया गया था प्रॉपर वे में. इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है और इनको हम फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम इनको इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरेज के लिए, जो कि हम इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लोकल यूजेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, अब पानी तो हमने स्टोर कर लिया, अब पानी की स्टोरेज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं. ऐसा नहीं है कि बस हमने डैम बनाया, डैम के अंदर पानी स्टोर कर लिया, अब डैम ताहयात है और पानी वहाँ पे ताहयात है. प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स ये होता है कि जब पानी ऊपर से फ़्लो होता हुआ, जब ग्लेशियर मेल्टिंग हुई और वहाँ से पानी फ़्लो होता हुआ नीचे की तरफ आया, तो नीचे आते आते वेदरिंग का प्रोसेस होते होते बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स वो अपने साथ लेके आता है. फाइन सॉइल होती है जो कि पानी के साथ आती रहती है, उसको हम सिल्ट कहते हैं. अब वो जो सिल्ट होती है वो इरोडेड एरियाज़ में से आई होती है, डिफॉरेस्टेटेड एरियाज़ में से आई होती है. अब वो क्या करती है कि वो वाटर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डैम है, यहाँ पे वो मिट्टी लाइक इकट्ठी होने शुरू हो जाती है जो सिल्ट होती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बहुत लार्ज स्केल ऑफ वाटर अगर यहाँ पे आ रहा है, सो इसकी अमाउंट भी तो ज़्यादा हो रही है ना. अब अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि जो डैम की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है.
जितनी ज़्यादा सिल्टेशन होगी उतना ज़्यादा वाटर रिजर्वेशन की कैपेसिटी किसी भी डैम की लो होगी, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है फॉर वाटर स्टोरेज। यहाँ पे होता क्या है, होता ये है कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अच्छा हैवी सॉइल इरोजन होती है। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि वाटर दरख्त बहुत ज़्यादा कट रहे हैं और उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा मिट्टी को अपने साथ लेके आ। सिल्टेशन से आने वाली प्रॉब्लम्स में अगेन जैसे ही हैवियर सॉइल इरोजन हुई, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा थी, सॉइल को होल्ड करने के लिए ट्रीज़ नहीं थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर के अंदर सिल्ट ऐड होती गई और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो डैम की डिस्टर्ब हुई। देन so it happens that silt settles behind the dam and then water reservoir जो उसकी कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फैक्ट दैट तरबेला डैम जो है वो ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी ड्यू टू द सिल्ट बिल्डअप लूज़ कर चुकी है। अगेन बिराजेस। अच्छा, अब बिराज क्या होते हैं? बिराज हमारे पास बहुत इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा लो वाइड बैरियर होता है बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू रेज द वाटर लेवल इनफ टू डाइवर्ट इट इनटू द कैनाल्स। अच्छा, अब क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास ना एक रिवर है, दिस इज़ द रिवर फ्लोइंग। अब ये रिवर फ्लो कर रहा है, इसके आगे एक ऐसे का बिराज बनाया जाता है इतना हाई कि अगर कोई फ्लडिंग सिचुएशन होती है साइड की कैनाल्स में, इसको रोका जा सके पानी को, और पानी जो है वो प्रॉपरली डाइवर्ट किया जा सके उन कैनाल्स के अंदर। सो बेसिकली दिस इज़ द होल थिंग दैट इज़ द बिराज। ये जो यहाँ पे वाटर को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। हमारे पास अनलाइक द डैम्स इट स्टोर्स वेरी लिटिल वाटर इटसेल्फ। इसके अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है या वाटर स्टोरेज की जो एबिलिटी होती है वो डैम्स की निस्बतन बहुत ज़्यादा कम होती है। पाकिस्तान के अंदर जो मेन बिराजेस हैं दैट इज़ द गुड्डू बिराज, देन इट इज़ सखर बिराज, कोटरी बिराज एंड तोनसा बिराज। यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज नेम्स ऑफ द बिराजेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इंडस रिवर पे बने हुए हैं और पंजाब, हैदराबाद सिंध एंड देन पंजाब और सिंध के इलाकों में मौजूद होते हैं। बिराज को आपने डैम के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये सिर्फ वाटर को रोकने के लिए और वाटर को डाइवर्ट करने के लिए होता है। इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, डैम के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी एक इशू है जो कि बेसिकली मैन मेड इशू है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग ओवर इरिगेशन कर देते हैं। ओवर इरिगेशन का मतलब क्या हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं इरिगेशन के प्रोसेस के थ्रू, और वो जो पानी होता है वो ग्राउंड के अंदर सीप होता है और वो वहाँ पे जितना तो कैपेसिटी होती है ग्राउंड की उसको सीप करने की वो उसको जस्ट कर लेता है, लेकिन उसके अलावा जो होता है वो वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है और वाटर लॉग कंडीशन बना देता है। वाटर टेबल क्राइसिस होती हैं। अब हमारे पास कोई ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड वाटर में तो है नहीं, तो फिर क्या होता है कि अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा अंडर द ग्राउंड, सो वो जो वाटर होता है वो बिल्डअप हो जाता है और वो सरफेस की तरफ आने लग जाता है। जब वो सरफेस की तरफ आने लगता है तो इसका मतलब ये है कि वाटर टेबल राइज हो गया। अब उससे होती है वाटर लॉगिंग। जो सॉइल है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो एक तरह की मार्शी सॉइल बन जाती है, दलदली इलाका बन जाता है, कीचड़ हो जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इस सिचुएशन को कहते हैं वाटर लॉगिंग। देन सैलिनिटी हमारे पास क्या है, वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है इन द हीट एंड लीव्स सॉल्ट्स बिहाइंड। अब जब बहुत ज़्यादा पानी सॉइल के ऊपर आ गया, अब क्या कर रहा है वो इवेपोरेट कर रहा है। इवेपोरेट करता है तो बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं उनको ज़मीन के ऊपर ही छोड़ जाता है, जिसकी वजह से दैट सॉइल बिकम्स वेरी सेलाइन और जो क्रॉप्स की जो ग्रोथ होती है उसके लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं होती। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, अब पाकिस्तान के रिवर्स में क्या हो रहा है? रिवर्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल डिफॉरेस्टेशन कह रही हूँ, दैट इज़ इंडस्ट्रियल वाटर वेस्टेज। इंडस्ट्रियल मटेरियल को जो वाटर के अंदर वेस्ट किया जाता है, डंप किया जाता है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती जा रही है और उसको अनट्रीटेडली डंप किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको लेस टॉक्सिक बना के डंप किया जाए। दैन अर्बन सीवेज सिस्टम जो है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, अब उस ग्रोथ के साथ कोप अप नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ अगर वो ग्रोथ कर रही है तो बहुत ज़्यादा वेस्ट को भी प्रोड्यूस कर रही है और वो जो सारा वेस्ट है वो सिस्टम में ही डंप हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स राइज होती जा रही हैं।
आर्टिफिशियल रन ऑफ है, एग्रीकल्चर रन ऑफ क्या होता है कि पानी सॉइल को बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स जब दी जाती हैं, अब इनके ऊपर से जो वाटर होता है जब ये जाता है अंडरग्राउंड तो इसके अंदर वो सारी की सारी फर्टिलाइज़र्स का मिक्सचर होता है, ये ग्राउंड वाटर टेबल के साथ मिलता है एंड देन दैट डम्प्स इनटू द रिवर, तो वो जो रिवर होता है अगेन ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है हेल्थ एंड इकोसिस्टम इम्पैक्ट। इसमें ये हो रहा है कि कंटामिनेटेड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों को फैलाने का सबब बनता है, ऐसी बीमारियां जिनको वाटर बॉर्न डिजीज़ कहा जाता है। वाटर हमारे लिए एज अ रिसोर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, डेफिनेटली वाटर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिसोर्स कैसे है कि ये हमारे एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, एग्रीकल्चर इन टर्न हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल देता है। अब ये रॉ मटेरियल हम जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ फ्यूल होती हैं, हमारी जीडीपी ग्रो करती है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉटन हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वाटर के साथ ग्रो करती हैं। हाइड्रो पावर है तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज़ अ चीपर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। देन क्लाइमेट चेंज एंड वाटर स्टोरेज। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरेज को डिस्टर्ब कर रही है। क्लाइमेट चेंज में हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो बहुत फास्टर रेट पे हो रही है। अब उसके साथ क्या है कि फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब फ्लडिंग है तो उसके कुछ हमारे पास हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा पानी जब रिवर्स में आ जाता है या फिर डैम्स में आ जाता है तो डैम के अंदर जो उसकी सिल्टेशन का प्रॉब्लम होता है डैम के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो सिल्टेशन का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम भी हमारे लिए बहुत इशू क्रिएट कर रहा है। देन इरेक्टिक मानसून्स। अच्छा, अब जो मानसून्स होती हैं ना, लाइक दे समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड टाइम पीरियड के अंदर होती हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लडिंग का कॉज बनती है। एक तो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, ऊपर से जो मानसून है दैट इज़ ऑल्सो एडिंग ऑन वाटर टू द सिस्टम। अब वो वाटर लाइक कैपेसिटी नहीं है वाटर को स्टोर करने की। अब वो पानी क्या करेगा, वो ऐसे लैंड में जाएगा जहाँ पे हमारे पास आबादी है और फ्लडिंग का कॉज बनेगा। देन इट इज़ फॉलिंग पर कैपिटल सप्लाई। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से जो ड्रिंकिंग सप्लाई है वो भी ज़्यादा लाइक हर एक सिटीज़न तक कम हो रही है। इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो कराची और इस्लामाबाद टाइप के इलाके हैं, पिंडी टाइप के इलाके हैं, जहाँ पे पानी इवन जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। Moving on to the next, when the resources run short, it tempers rise. Now what happens कि यहाँ पे जो like whenever the resources are short, हमारे पास हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पॉपुलेशन राइज होती जा रही है। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा है आएगा कि हमारे पास रिसोर्सेज बिल्कुल रहेंगे ही नहीं। अच्छा, अब जब रिसोर्सेज कम हैं तो वो रिसोर्सेज आखिर जाने किस तक चाहिए, उसकी वजह से प्रॉब्लम और टग ऑफ वॉर सिचुएशन शुरू होती है। पाकिस्तान के अंदर इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स चलते हैं कि सिंध और पंजाब जो है वो रेगुलरली इंडस वाटर के शेयर के ऊपर एक टग ऑफ वॉर सिचुएशन में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है कि किसके पास इस पानी का ज़्यादा होल्ड रखने की अथॉरिटी है। देन कालाबाग डैम हमारे पास एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर हम लाइक इट वाज अ प्रपोज डैम ऑन द इंडस रिवर विच वर डिबेट। अब उसके अंदर क्या था कि जी इसकी जो स्टोरेज है वो पंजाब को ज़्यादा सपोर्ट करती है और सिंध और केपी जो हैं वो इंडस रिवर का जो शेयर है या फिर वाटर का जो शेयर है वहाँ पे लूज़ कर जाएंगे, तो ये डैम के प्रोजेक्ट को ही चलने नहीं दिया गया। देन इंडिया के साथ कॉन्टीन्यूस टेंशन है कि भाई हम ट्रीटी ख़त्म कर देंगे, हम आपका पानी रोक देंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। दिस इज़ द थिंग जो कि रिसोर्सेज के कम होने और पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से बढ़ रहे हैं। देन एग्ज़ाम फोकस क्वेश्चन है हमारे पास। एग्जाम में हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज़ ऑन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दैट इज़ लाइक द मेजर डैम्स। दैन वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी वेरी इंपॉर्टेंट। दैन डैम और बैराज का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद वाटर जो है वो किस तरह से स्प्लिट होता है, कहाँ कहाँ पे कितना यूज़ होता है, डोमेस्टिक में कितना यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में कितना यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में कितना यूज़ हो रहा है। Again, these are some of the exam style questions. I just want you to have a screenshot of it, and this is how our video ends, and I hope it would have been a very informative thing for you.